नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आपके लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके हमसे कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट से जुड़ी जानकारियां देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ओंकार प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आपको अगर IT एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देनी है तो आप भी इस मसले से जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, आप हमारे लीगल एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन्स खुल गए हैं 0120-6127-967, 0120-6127-968। आप इनमें से किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। रुक करते हैं आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट ओमकार जी का। सर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आखिर क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। सूचना अधिनियम प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी कहते हैं, ये भारत का पहला साइबर कानून है जो डिजिटल लेन देन, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है, जैसे कि डेटा हैकिंग, चोरी और डेटा की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे डिजिटल अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान करता है। इस एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी? जी सबसे पहले चीज कि 2000 के पहले आप समझिए कि हमारे यहाँ कंप्यूटर का इतना चलन नहीं था जी और हम यूएनओ वगैरह के जो कंप्यूटर से संबंधित इस पे नियम थे उसको हम भारत में लागू करते थे। भारत सरकार को ऐसा लगा कि अब इस पे हमारे यहाँ जब कंप्यूटर का चलन ज्यादा हो गया, साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे, तो सरकार को IT अधिनियम 2000, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कह रहे हैं, उसको लाना पड़ा। जी अब इसमें लाने से क्या क्या जरूरत पड़ी कि सबसे पहले चीज कि हमारे लिए कंप्यूटर किसी का है, जी कोई उससे किसी का बिना उसके अनुमति को उससे डाटा चोरी कर लेता है, उसको हैक कर लेता है, या मान लीजिए कि कहीं पे किसी तरीके का ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, जहां की फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। जी तो इन सब से बचने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम को 2000 में, जिसको कि IT एक्ट 2000 कहते हैं, उसको लाया। जी अब इस हाँ जी, हाँ बताएं। अब इसके आपने पूछा कि क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। जी अब उद्देश्य का जहां तक सवाल है कि सबसे पहले चीज कि इसमें जो 2000 के एक्ट में सबसे बड़ी जो जरूरत पड़ी, उसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। कैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अब कंप्यूटर और तकनीक आ गई, तो तकनीक के आने के कारण जो सरकारी सेवाओं में कानूनी ढांचा जो भी था वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया। तो जी उसको मतलब उसमें बहुत सारी छेड़छाड़ होने लगी, जिसके कारण कि इसकी जरूरत पड़ी। अब ई कॉमर्स, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो भी है, डिजिटल सिग्नेचर्स के तरह, और बाकी सारा चीज जो हम ई कॉमर्स से, जैसे आप मार्केट में भी जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आप स्वाइप करके कोई आप सामान खरीदती हैं, तो उस तरीके के चीज में भी जिससे हम मतलब लेन देन का प्रक्रिया को करते हैं, उसको भी अब इस अधिनियम के तहत बढ़ावा देने के लिए मतलब इस अधिनियम को लाया गया कि अगर इसमें अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर यह अधिनियम आपको मतलब उसमें दंड का भी प्रावधान है। दूसरी चीज कि इसमें साइबर अपराधों से सुरक्षा का भी प्रावधान है। डिजिटल हस्ताक्षर को ये एक्ट जो है वो मान्यता देता है। फिर उसके बाद क्या है कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी उद्देश्य से इसको लाया गया, जिसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि साइबर सुरक्षा क्या है कि यह कानून भारत में डिजिटल लेन देन पहले उस तरीके का था नहीं, तो बैंक से लोग ले लेते थे, जाकर के अपना काम कर लेते थे। लेकिन जब डिजिटल लेन देन हुआ तो अपराध भी बढ़ने लगे, ऑनलाइन गतिविधियां भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रही, जिसके कारण कि इसको लाना पड़ा। अब इसमें सबसे पहले कि पूरे भारत में ये लागू होता है। इसमें किसी भी मतलब जो भी व्यक्ति इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करता है उसके दायरे में आता है, और उस पर इस अधिनियम के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर मान लीजिए कोई इसमें क्राइम करता है तो उसके तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये तो हो गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। जी जी ठीक है सर, डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी वैलिडिटी क्या रहती है? सबसे पहली चीज की दो
चीजें मैंने अभी बताई कि ये एक्ट क्यों आया, जी। इसलिए कि पहले कंप्यूटर बेस्ड कोई चीज था नहीं। जी। अब मान लीजिए कि कोई दस्तावेज जो आप हार्ड कॉपी के तौर पे कहीं पे प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर आपने अपना सिग्नेचर कर दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर में आपने साइन कर दिया, तो हार्ड कॉपी को जैसे ही आप उसको लेकर के कहीं पे प्रस्तुत करते हैं, उस पर सिग्नेचर है, इसका मतलब वो वैलिड है और आपका है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जब आ गया, अब इसमें आईटी एक्ट में अब डिजिटल सिग्नेचर के पहले हमें ये चीज जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड मुहर है। एक तरीके से आप उसको आप कह सकते हैं कि आप एक मुहर के तौर पे उसको यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के पार्ट के तौर पे डिजिटल सिग्नेचर को लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, वो बृहद चीज है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बड़े दायरे का चीज है, जिसके अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर को इनक्रिप्ट करके एक मुहर के तौर पे यूज किया जाता है। इसमें कुछ मैथमेटिकल जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग करके आपके सिग्नेचर को डिजिटाइज किया जाता है, और इसकी जानकारी हस्ताक्षर करने वाले को भी होती है, और उसको पता है कि अगर आपने इसमें डिजिटल सिग्नेचर कर दिए तो वो दस्तावेज की प्रमाणिकता को, जैसे कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जब साइन करते हैं तो उस पे जब सिग्नेचर करते हैं वो हमारा ओरिजिनल हो गया। लेकिन अब डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप ओरिजिनली तो जाकर के वहां पे साइन करने के लिए जाओगे नहीं, तो अल्टीमेटली क्या है कि उस पे जाकर के जो डिजिटाइज सिग्नेचर है उसको हम इनक्रिप्ट कर देते हैं। वहां पे उसका प्रावधान है कि उसको हम वहां पे मुहर के तौर पे उसको लगा देते हैं, उसकी मान्यता है। और इसको सबसे पहले चीज कि इसी केस में जो इस आईटी एक्ट में है कि इस हस्ताक्षरों को मान्यता देने की बात कही गई है, कि डिजिटल सिग्नेचर को भी उतनी ही मान्यता है जितना कि नॉर्मल सिग्नेचर जो हम डॉक्यूमेंट पे करते हैं। ठीक है। जी ठीक है सर। और आईटी अधिनियम की धारा 43 के तहत कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क या संसाधनों को नुकसान, अनाधिकृत पहुंचना या क्षति, इसमें आखिर क्या दंड के प्रावधान है, क्या दंड दिए जाते हैं? सबसे पहली चीज कि मैम सेक्शन 43, ये एक्ट जो है 94 सेक्शंस है, इसमें जी। 13 चैप्टर्स हैं, जी। बहुत बड़ा एक्ट है। और जी। दूसरी चीज ये कि आपने 43 की बात की। अब 43 में क्या कि अगर आप कंप्यूटर यूज करोगे तो जी। कंप्यूटर में सबसे पहली चीज तो आपको ये होनी चाहिए कि बिना किसी के इजाजत के अगर आपने किसी का कंप्यूटर को इस्तेमाल किया तो, या उसके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया बिना उसकी अनुमति के, उससे कोई डाटा में छेड़छाड़ की, उसको मॉडिफाई किया, उसका डाटा चुराया, तो ये एक्ट उस व्यक्ति को इतना हक देता है और इतना अधिकार देता है इसके थ्रू कि आप उसमें अगर इस तरीके की जानकारी कोई आपका चुरा लेता है या आपके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है, तो आपको इसके बदले में कुछ मुआवजा मिल सकता है, जो कि ये एक्ट में प्रावधान करता है। और अगर आपने कुछ ज्यादा ही उसमें मतलब दिक्कत की, तो इसके तहत जो दंड है वो धारा 66 में निहित किया गया है, जो 43 में आप जैसे जो कुछ भी करेंगे, मान लीजिए कि बिना किसी का अनुमति के किसी के कंप्यूटर सिस्टम में आपने प्रवेश कर दिया और किसी तरीके से आप उसके सिस्टम में घुस गए, उसका डाटा को चोरी किया और उसमें वायरस फैलाया, या फिर किसी तरीके का मतलब उसको नुकसान किया बिना उसकी अनुमति के, तब धारा 66 में दंड करने का प्रावधान है, जो कि आप 43 में आप एक्ट करते हो, उसका जो पेनल्टी है वो धारा 66 इसी एक्ट में बताया गया। ठीक है सर। और अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो साइबर क्राइम के क्या क्या प्रकार होते हैं, आईटी अधिनियम के तहत उन पर क्या खास दंड प्रावधान रखे गए हैं? मैम सबसे पहली चीज तो ये है कि साइबर क्राइम क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। साइबर क्राइम कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर हैकिंग की बात मैंने की, एक फिशिंग का वर्ड यूज होता है कंप्यूटर में, बिल्कुल, मालवेयर के हमले होते हैं, किसी की पहचान आइडेंटिटी की चोरी की जा सकती है, साइबर धमकी दी जा सकती है जिसको कि अंग्रेजी में स्टॉकिंग कहते हैं, और धोखाधड़ी तो होती ही होती है कंप्यूटर में। तो इस तरीके के चीज में जब आप इन अपराधों को ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी को चुरा रहे हैं, किसी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ कर रहे हैं किसी के अनुमति के बिना, तो इन सब चीजों के लिए आपको ये साइबर क्राइम के दायरे में आता है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले चीज हम किस तरीके से इस्तेमाल, मान लीजिए कि आपका कोई ईमेल आईडी है, आपने उस ईमेल आईडी को आप इस्तेमाल कर रही हैं, सिमिलर ईमेल आईडी
कोई और आपका बना करके आपके नाम से कहीं पे और उसको उपयोग कर रहा है जो कि नकली है। आपने अपना वो ईमेल आईडी नहीं किया, तो इसको हम फिशिंग के दायरे में रखते हैं। एक नकली ईमेल आईडी जो कि वेबसाइट को उपयोग करके दिखाता है कि आप हो, जबकि आप वहां पे हो नहीं, तो इसका मतलब उसका उपयोग जो हो दुरुपयोग हो रहा, तो इसको हम फिशिंग के दायरे में रखते हैं। और जैसे नकली बैंक अकाउंट वगैरह, नकली ईमेल वगैरह, आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे आपके पास जो ऑफर्स वाले आते हैं कि आप इस पे क्लिक करो, वो किसी पर्टिकुलर बैंक का नहीं होता है। वो साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो इस तरीके के जो आपको मतलब प्रभाव में ला करके और उस पे लिंक पे क्लिक करने के लिए कहते हैं, जो कि गलत है, जिसके कारण ये साइबर अपराध के दायरे में आता है। अब दूसरी चीज हो गई कि इसमें हैकिंग, जो आपने बताया कि ये क्या क्या प्रकार है, तो उसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को, वेबसाइट को अवैध रूप से उसमें आप प्रवेश कर जाते हो। किसी के भी नेटवर्क में मान लीजिए कि यूज कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर छोड़ा हुआ वहां पे, आपका पासवर्ड किसी के पास आया, वो आपका पासवर्ड यूज करके या किसी तरीके से गलत तरीके से उसमें चला गया। अब किसी कंपनी का सर्वर वगैरह है, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर के उसका डाटा को चोरी कर लेता है। तो इस तरीके के चीज में ये साइबर क्राइम के हमले में मतलब वो आएगा, उस दायरे में आएगा। इसी तरीके से मालवेयर के हमले भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई वायरस आपने किसी के कंप्यूटर में डाल दिया। आपने सुना होगा ये बड़े बड़े लेवल पे बड़े जो अपने कंपनियां हैं एक दूसरे को मतलब मान लीजिए बिजनेस पॉलिसी को खत्म करने के लिए या किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके मालवेयर हमले एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में करते रहते हैं। तो ये भी साइबर क्राइम के दायरे में आती है। तीसरी चीज और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि वो पहचान की चोरी। अगर मान लिया कि कोई अमुक व्यक्ति है, उसने अपना नाम बदल करके किसी दूसरे के नाम से कोई अकाउंट खोल लिया। आप रोज देखती होंगी कोई मेल है जो किसी फीमेल के नाम से अपना अकाउंट चला रहा, वो इंस्टाग्राम चला रहा या फेसबुक चला रहा। तो ये सारी चीजें क्या है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाई और किसी दूसरे के नाम से और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से या किसी के तरीके से उसमें अपना उसका यूज करना शुरू किया। तो उस पहचान की चोरी को भी हम साइबर क्राइम के दायरे में रखते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन लगातार परेशान करने वाली चीजों को साइबर क्रिमिनल के मतलब जो चीजें हैं वो इस दायरे में आती है। और उसके आगे का अगर मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन में फ्रॉड कर दिया, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि मान लीजिए कोई बैंकिंग फ्रॉड हो गया या कुछ एटीएम में आपने कोई चिप वगैरह का छेड़छाड़ किया, फिर ऑनलाइन से उसके जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो आप अपने अकाउंट में ले ली। तो इस तरीके की चीजें भी ये साइबर क्राइम में आता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर ऑनलाइन में आपने किसी के अगेंस्ट में कोई अपमानित शब्द बोल दिया, कोई मजाक कर दिया, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह पे भी इस एक्ट में लाया गया कि कोई बच्चों का पोर्नोग्राफी लगा करके उस पे डाल देता है या किसी का भी। तो ये सारी चीजों को ये एक्ट अधिनियम जो है उसमें पूरी सुरक्षा की भावना के साथ में इस एक्ट को लाया गया ताकि ये सारी चीजें किसी की निजता का हनन ना हो और किसी का दूसरे का मान लीजिए ऑनलाइन तस्वीर लगा करके कोई दूसरा कुछ उस पे कर रहा। तो इस तरीके के चीजों पे जब भी होता है तो इसकी जांच की शिकायत जैसे ही होती है इस एक्ट के तहत उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है और उसके बाद उस सबूतों के आधार पे उसको जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो हो सकता है। और इसमें प्रावधान भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कि उनको पेनाल्टी लगती है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ओमकार प्रसाद जी, जो कि आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। हम बात करें आईटीआर के बारे में। सर, आईटीआर अधिनियम की धारा 66A के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। थोड़ा सा दर्शकों को इसके बारे में विस्तार में बताएं। जी मैम, सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि धारा 66A इसको जो लाया गया था बीच में अमेंडमेंट के तौर पे, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। जितने भी आप कोई मैसेज किसी को डाल रहा है या किसी तरीके से आप मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट में आपने आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो आपने उस पार्टी के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ आपने कुछ भी किया। पहले था कि ये आप अपने लेवल पे उसको तो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले चीज कि जैसे ही नहीं हुआ तो आपके अगेंस्ट में इसमें एक्ट में 66A में ले आया गया कि आपका जो राइट टू स्पीच है वो अब एक तरीके से खत्म हो गया कि आप अगर कुछ करोगे किसी के बारे में तो सबसे पहले चीज वो जाकर के वहां पे कंप्लेंट करेगा और आपको बिना कुछ पूछे हुए आपको
मतलब पुलिस उठा लेगी और उसके बाद आप पे क्रिमिनल एक्ट चालू हो जाएगा 66A में। एक तरीके से ये एक्ट में 66A में इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो क्रिमिनलाइज कर दिया जो कि ऑफेंसिव मैसेजेज या फेक मैसेजेज या फेक इंफॉर्मेशन, आपके पास मान लीजिए कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आया, आपने उसको आगे शेयर कर दिया विदाउट नोइंग दैट वेदर इट इज फेक और नहीं, अगर सही है या गलत है, उसके बिना आपने उसको आगे प्रेषित कर दिया। अब वो आगे जो चला गया, आपने तो मतलब गुड फेथ में उसको किया, लेकिन वो अगर फेक मैसेज है फिर भी आपको 66A में मतलब पेनलाइज करने का वो प्रावधान था। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजों पे एक मतलब बहुत हाहाकार मच गया कि भाई इस तरीके का चीज, अब कोई आदमी अपने जो राइट्स है अब कुछ बोलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे करके उसको मतलब समाज में अपना भावना को व्यक्त करेगा। उस कंडीशन को देखते हुए बहुत सारे रिट पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ गए। उसमें एक जो सबसे बड़ा मामला था वो था श्रेया सिंघल का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वहां पे बताया कि आप इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया, इसलिए कि ये सेक्शन आर्टिकल 19 का अब इसको मतलब इससे हिट होता है। अब जो हमारे को ये संविधान के तरफ से अपनी स्वायत्ता मिली हुई है कि हम बोलने की आजादी है, बाकी सारा चीज करने की आजादी है, इसको ये छीन रहा है। इसलिए कि हमारी निजता का हनन है एक तरीके से, कि अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम कहीं पे कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। और उस कंडीशन को देखते हुए श्रेया सिंघल के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो भी था उसको स्ट्रक डाउन करने के लिए 2015 में इस धारा को 66A को निरस्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अभी क्या हुआ कि 2015 में तो यह धारा निरस्त हो गई, लेकिन पुलिस वालों ने इस धारा के अंतर्गत ही काफी सारे मुकदमे उसके बाद भी 15 के बाद भी दर्ज करते रहे। अब इस बात की जब संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनको डायरेक्शन दिया कि इसको आप कभी भी लागू नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन 15 के बाद कम से कम 3-4-5 सालों तक भी पुलिस वाले इस एक्ट पे अपना सारा कार्रवाई करते रहे और लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे। जी ठीक है सर। और इस एक्ट में एक और टर्म आता है इंटरमीडियरी लायबिलिटी का, जो कि सेफ हार्बर्स प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें कि क्या है ये इंटरमीडियरी लायबिलिटी और आईटी एक्ट के अधिनियम, इसके क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस हैं? मैम, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ये इंटरमीडिएटरी जहां तक सवाल है कि आप इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहूंगा जो कि दर्शकों को भी समझ में आएगा। आप बुकिंग कराने के लिए आप मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर से कर रही हैं, घर पे अपने लैपटॉप से कर रही हैं, फिर ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो कि जिनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो क्या करते हैं कि आप मान लीजिए या तो आप जैसे रेलवे का टिकट लेना है तो आप जाकर के वहां पे रेलवे स्टेशन पर ले रहे हैं या फिर किसी साइबर कैफे से ले रहे हैं या कहीं से। अब ये जो उस तरीके का प्रावधान है जिसमें कि मान लीजिए कि कोई दूसरे संस्था को सरकार ये इस व्यवस्था को करने के लिए वो देती है कि आप इसको कर सकते हो। तो जैसे रेलवे बुकिंग काउंटर हो गया या फिर किसी तरीके का चीज हो गया, या जिस तरीके से मान लीजिए आधार को चेंज करने की चीजें हैं, बहुत सारे कियोस्क लगे हुए हैं, जन अधिकारी योजना या जन उस तरीके से जो जिसमें चेंजेस होते हैं आधार वगैरह में, इस तरीके की कियोस्क लगाए हुए हैं। अब ये इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, उनको सरकार के तरफ से एक सुरक्षा प्रदान की जाती है कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हमने आपको इसके लिए सारा चीज किया, लेकिन आप हमारे मापदंड पे जब सही रहेंगे तभी जाकर के हम आपको इस चीज का मतलब फायदा मिलेगा, और बाकी सारी चीजें अगर आप इसमें कोई गलती करोगे और हमारे नियम के विरुद्ध जाओगे तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई बुकिंग करता है टिकट का और वो फेक है, वहां पे वो उस व्यक्ति को वो ऑलरेडी जो सरकार की तरफ से होना चाहिए उसने किया नहीं, या किया भी मान लीजिए कि वो सही भी है। अब वहां पे क्या होता है कि आधार पैन वगैरह का जरूरत होता है, जब आपके डाटा जाते हैं तो वो अपना उसकी कॉपी ले लेता है। उस आधार पैन या आपकी आइडेंटिटी का कोई भी चीज वो अगर मार्केट में फिर दोबारा या अपने इस्तेमाल के लिए और आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपके डाटा से आपकी निजता का हनन करने के लिए वो इस्तेमाल करता है,
तो फिर ये आईटी एक्ट जो आपने बताया कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या दंड का है, वो एक बहुत ही मतलब काफी विस्तृत विषय है। तो मैं केवल आपके दर्शकों को कुछ थोड़े से मतलब टाइम पे मैंने कुछ उस पे एक जगह समअप किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। सबसे पहली चीज क्या कि अगर आपने किसी चीज को टेम्पर किया है जी। तो 65 में टेम्परिंग है, जिसमें कि सजा का प्रावधान है 3 साल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जी। 66 में ऑफेंसेस रिलेटेड टू 43, जिसमें कि 43 में हमने बोला किसी कंप्यूटर में आप प्रवेश कर गए या कुछ उस तरीके का काम किया जिससे छेड़छाड़ किया, जी। उसमें सजा का प्रावधान है 3 साल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जी। इसी का अब 66A तो खत्म हो गया। जी। 66B जो रिसीव करता है, अगर मान लिया किसी ने स्टोलन कंप्यूटर को किसी से ले लिया, अगर कहीं पे आप जा रही हैं, कोई बेच रहा, आज के डेट में सबसे पहले आपके दर्शकों को और पूरे जो हमारी जनता है उनको बताया जाए कि कभी भी स्टोलन कंप्यूटर या कोई सस्ते में कंप्यूटर दे रहा बिल्कुल भी ना लें। इसलिए कि ये एक इस एक्ट के तहत बहुत ही बड़ी मतलब सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपने किसी को आप मान ली कि इम्पर्सोनेट कर रही हैं, आपके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं जी मैं फला हूं, तो उस इम्पर्सोनेशन के लिए भी 3 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है। ठीक इसी तरीके से 66D में ये प्रावधान है। 66E में प्राइवेसी और वायोलेशन एकांतता है उसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसमें 3 साल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब 66F पे हम आते हैं जो कि साइबर टेररिज्म है। मान लीजिए कि ये सब 66 के तहत ही, आपने 66 का जिक्र किया, 66 में इतने सारे साइबर टेररिज्म क्या है कि अगर टेररिज्म उसमें कुछ है नहीं, लेकिन इस तरीके के जो देश के खिलाफ या कुछ उस तरीके का चीज कर रहा है, उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट है। आप एक चीज को समझिए कि ये इसमें इतना छोटा सा एक्ट है, लेकिन दिक्कत है कि अगर आपने इस तरीके का कोई क्राइम किया तो इसको जो भी आपके क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसके तहत तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, प्लस इसमें जो साइबर टेररिज्म आप करेंगी तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का मिल सकता है। 67 में ठीक है सर, इसमें मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। जी सर, इसमें 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। एक कोई क्वेश्चन इसी में से कि साइबर टेररिज्म क्या होता है, ये भी थोड़ा सा दर्शकों को समझा दे कम शब्दों में, क्या होता है साइबर टेररिज्म? सबसे पहले मैंने अभी यही बताया कि साइबर टेररिज्म का जहां तक सवाल है कि मान लीजिए कि हमने अपने सोर्स से कुछ ऐसी चीजें लिख दी जो कि हमारे देश के खिलाफ है, या कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि समाज के खिलाफ है, या कुछ ऐसी भावनाएं जिससे आहत हो सकती है, जो कि किसी ने अपने कंप्यूटर से, अपने रिसोर्सेज से, अपने ऑनलाइन से, अपने व्हाट्सएप से या फिर किसी तरीके के चीज पे इंटरनेट पे उसको डाल दिया। अब उससे समाज में जो आपके तरफ से गया, मान लीजिए कि आपके जानकार लोगों तक तो वो चीजें पहुंच गई, और वो फिर जब आगे जाएगा तो उस कंडीशन पे तो मतलब आगे से आगे और आगे चलते चला गया, और अल्टीमेटली इस तरीके की चीज जब आएगी तो उसको लेकर के किस तरीके से उस क्राइम को रोकने के लिए सरकार के पास तो कुछ है नहीं। तो ये एक्ट में इसका प्रावधान 67 में 66F में इसका प्रावधान किया गया, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का है। अब मान लीजिए कि चाइना वगैरह का जो ऐप था, बीच में आपने सुना होगा, न्यूज में भी आया था बहुत सारी जगह पे, उनको यहाँ पे बिल्कुल बैन कर दिया गया था, इसलिए कि उसमें हमारे कंट्री के खिलाफ हेट स्पीचेज और वो उस तरीके के चीज जो थे, जो चाइनीज एप्स थे, उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया था। तो साइबर टेररिज्म ऐसा नहीं कि उस पे जाकर के कोई टेररिस्ट का एक्ट करता या कुछ उस तरीके, लेकिन उससे अगर साइबर चीजों को यूज करके अपनी संप्रभुता को, जो भारत की संप्रभुता है, उसको अगर कोई चुनौती देता है तो उसको साइबर टेररिज्म के कैटेगरी में ला करके हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा देने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। ठीक है सर। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हमसे आप जुड़े। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे ओमकार प्रसाद जी, जो कि हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। हम बात कर रहे थे आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के बारे में। आपका भी अगर कोई सवाल है, आप कोई राय चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कानूनी राय या मशवरा ले सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। और आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।